हेलो, वेलकम टू द पीसीबी टू एमडीकेट। और यहाँ पर हमने जो है वो अपने 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 6th लेक्चर जो है वो हमारा आज होगा। इस 6th लेक्चर में मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो एक से ज़्यादा चीज़ें मर्ज करके मैं समझाऊंगा कुछ चीज़ों को, इसीलिए मैंने कोई पर्टिकुलर हेडिंग्स नहीं लगाई क्योंकि एक दो हेडिंग्स आएंगी तो जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं ये बता दूं कि हमने आज अभी तक जो है वो डिस्कस क्या डिस्कस जो है वो हमने कर लिया है। हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया है लेक्चर नंबर 1 के अंदर। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 किया था जिसमें हमने वैलेंसी को देखा था और वोलर की कंट्रीब्यूशन को देखा था, वाइटल फोर्स थ्योरी को देखा था। उसके बाद हमने होमोलोगस सीरीज़ का लेक्चर किया था। उसके बाद जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन किया था और सेकेंड लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन किया था और लास्ट लेक्चर में जो है लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने अल्कीन और अल्काइन सीरीज़ दोनों कर ली थी। अब जो है वो हम अल्कीन और अल्काइन से रिलेटेड ही एक टॉपिक है, वो है कंडेंस्ड फार्मूला। अब तक जो है वो हमने जितने भी अल्केन के अंदर या अल्कीन के अंदर या अल्काइन के अंदर जो भी हमने पढ़ा था उसमें हमने कुछ कंपाउंड्स ड्रॉ किए थे। तो उन कंपाउंड्स में मैंने 2 ही फार्मूला लिखे थे, एक था स्ट्रक्चरल फार्मूला और दूसरा था मॉलिक्यूलर फार्मूला। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है कंडेंस्ड फार्मूला। अब ये बहुत ज़रूरी होता है और सबसे ज़्यादा जो है आगे चलकर यूज़ होने वाला जो फार्मूला होगा वो होगा कंडेंस्ड फार्मूला। तो कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है? बेसिकली डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंडेंस्ड फार्मूला इज़ नथिंग बट, भाई हमने क्या कर रहे थे, हम स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम कार्बन के दरमियान बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसके बाद जो है वो हम कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमारे पास क्या आ रहा था, एलिमेंट्स भी आ रहे थे कि कौन कौन से एलिमेंट पूरे कंपाउंड में आ रहे हैं और उसके बाद उनके दरमियान बॉन्डिंग की भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है एलिमेंट्स के दरमियान। भाई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बेसिकली अब तक हम 2 फार्मूलाज पढ़ चुके हैं, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो तीसरा फार्मूला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 फार्मूलाज के साथ। कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो हमने अभी तक जो है वो हमने बनाए वो स्ट्रक्चरल फार्मूला ही है। स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके पास हो गया। उसके बाद हमने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला था। उसके बाद उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। एंड द लास्ट वन इज कंडेंस्ड फार्मूला। तो 4 तरीके से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 4 तरीके के फार्मूलाज होते हैं जिनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और उन 4 फार्मूलाज में से जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास में कौन सा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। वो आपको कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं ये भी बताता है और कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं वो भी बताता है और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है कौन से एटम्स के दरमियान, तो ये भी इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला से मिलती है और सबसे ज़्यादा जो फार्मूला यूज़ होता है वो कंडेंस्ड फार्मूला होता है। अब कंडेंस्ड फार्मूला को मैं समझाने से पहले आपको थोड़ा बहुत मैं बैक पे लेकर चलूँगा और वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। भाई स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम क्या कर रहे थे कि हम जो है वो कार्बन के दरमियान भी बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बाकी जो एलिमेंट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे उनके साथ भी बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन कंडेंस्ड फार्मूला में हमने क्या करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को हटा दो, आप हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच कर दो और आपने कार्बन और कार्बन का बॉन्ड जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसा फॉर्मूला हमारे पास में क्या कहलाता है, कंडेंस्ड फार्मूला। चले हम इसको बना कर देखते हैं और जो कुछ मैंने बोला उसको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं।
अब तक हमने पढ़ा भाई, हमने इथेन मॉलिक्यूल बनाना है, इथेन मॉलिक्यूल बनाना है और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो हमें पता है इथ का मतलब क्या होता है सर, 2 कार्बन। हमने अभी देखना है कि इथेन जो है उसका हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, हमने 2 कार्बन लगा दिए। उसके बाद हमें पता है क्या, जो हमारे पास में लास्ट में सफिक्स जो है वो क्या लगा हुआ है, एन। एन का मतलब ये अल्केन सीरीज का मेंबर है, और अल्केन सीरीज में कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड आता है, क्योंकि एन का मतलब ही सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये आपके पास में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। इसने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रखा है, एक और बॉन्ड लगा, 3 और लगा देंगे तो ये 4 बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम इस कार्बन पर आएंगे, इसने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रखा है, बाकी हम 3 बॉन्ड इसके साथ लगाएंगे और इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन्स के साथ। ये हमारे पास में आ गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हमें पता है ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम बनाना सीखें तो कैसे बनेगा, कार्बन्स कितने हैं 2 और हाइड्रोजन्स कितने हैं 6, ये इसका आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। भाई 2 फार्मूलाज हमारे सामने, स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का आप एम्पेरिकल फार्मूला भी बना सकते हो। कैसे बनेगा वो बनेगा आपके पास CH3, ये इसका हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। तो 3 फार्मूलाज इथेन के हमारे पास में आपके सामने मौजूद हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। अब जो है हमारे पास में लास्ट फॉर्मूला हमने सीखना है बनाना, और वो कौन सा है, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब कंडेंस्ड फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का आपको बनाना है वो बड़ा ही आसान है। आपने क्या करना है, आपने इस कंडेंस्ड फॉर्मूला में बाकी बॉन्ड्स को हटा देना है। आपने सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के दरमियान वाले बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है। चलें, अब अगर हम इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, किसका, इथेन का, और बड़ा ही आसान होता है, बड़ी जल्दी बन जाता है। कैसे देखें, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, और एन का मतलब उन दोनों कार्बन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड, सिंगल। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1, बाकी कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बनाएगा बॉन्ड, और 3 बॉन्ड को सेटिस्फाई हम किससे करते हैं, हाइड्रोजन से। तो लगा दो भाई हाइड्रोजन, यहाँ छोटे छोटे हाइड्रोजन लगा दो। कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पर लगेंगे। और इस कार्बन की बात करेंगे तो इस पर भी कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बना रखा है, बाकी कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो हमने 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए। तो ये आपके पास हो गया इथेन का कंडेंस्ड फार्मूला। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पेरिकल फार्मूला, और ये आपके पास हो गया कंडेंस्ड फार्मूला। तो कंडेंस्ड फार्मूला में हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट अटैच कर देते हैं, उनको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ऐसे फार्मूला को कहा जाता है कंडेंस्ड फार्मूला। चलें, अब जो है वो हम, ये तो हमने बनाया इथेन का। अब अगर हम प्रोपेन का कंडेंस्ड फार्मूला बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे भाई, कंडेंस्ड फार्मूला किसका बनाना है, हमने बनाना है प्रोपेन का कंडेंस्ड फार्मूला। अब प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, 3 कार्बन। तो हम क्या करेंगे भाई, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, हमने तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देना है, क्योंकि प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन और एन का मतलब होता है सारे के सारे कार्बन एटम्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। और कैसे वैलेंसी सेटिस्फाई होगी भाई, इस कार्बन ने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रखा है, बाकी कितने बनाएगा, उतने हाइड्रोजन लगा दो सर, 3 बनाएगा। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, सर इसने ऑलरेडी 2 बना रखे हैं, बाकी 2 हाइड्रोजन लगा दो, 4 बॉन्ड हो गए। इसकी बात करेंगे तो इसने ऑलरेडी 1 बना रखा है, बाकी कितने बनाएगा, 3 बनाएगा। तो हमने कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाया किसका, प्रोपेन का। उसके बाद हम ब्यूटेन का कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाएंगे।
ब्यूटेन का बनाएंगे। भाई ब्यूटेन में ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, हमने 4 कार्बन एटम्स लिए और आखिर में सफिक्स लगा हुआ है एन। एन का मतलब कार्बन एटम्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड, तो हमने लगा दिए सिंगल बॉन्ड। अब इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, इसने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रखा है, बाकी 3 बनाएगा तो 3 हाइड्रोजन अटैच कर दो डायरेक्ट, बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करना कार्बन और हाइड्रोजन का। इसकी बात करेंगे तो इस पे भी हमने 2 हाइड्रोजन लगाने, इस पे भी 2 हाइड्रोजन लगाने, क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी इसने बना रखे हैं, बाकी 2 हाइड्रोजन लगाएंगे तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे इसके। इसकी बात करें तो इस पे हमने 3 लगाने, क्योंकि इसने 1 बॉन्ड बना रखा है। तो ये आपके पास कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया ब्यूटेन का। तो ऐसे आप डिकेन तक कंडेंस्ड फॉर्मूला अल्केन के बना लेंगे। अब सर क्या अल्कीन और अल्काइन के भी कंडेंस फॉर्मूला होते हैं? एग्जैक्टली यही होता है सेम अल्कीन और अल्काइन के केस में, लेकिन हम वहाँ पर क्या करते हैं, हमें पता है कि अल्कीन के अंदर और अल्काइन के अंदर कहीं ना कहीं उस कंपाउंड के अंदर किसी एक जगह पर मिनिमम 1 टाइम डबल बॉन्ड होगा अगर अल्कीन होगा तो, और मिनिमम जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा अगर हमारा अल्काइन हुआ तो उसमें क्या करना है, उसमें भी कुछ भी नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इथीन का कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाना है हमने, भाई इथीन का कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाना है। अब इथ का मतलब वही सेम रहेगा, हमें पता है इथ हमें बताएगा कि कितने कार्बन एटम्स हैं। भाई कितने कार्बन एटम्स आएंगे, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन एटम्स, और 2 कार्बन एटम्स लगा दिए हमने। आखिर में सफिक्स है इन, इन का मतलब 2 डबल बॉन्ड, सॉरी 1 डबल बॉन्ड, तो इन आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, वही सेम काम करना है जैसे हम कंडेंस फॉर्मूला बना रहे थे अल्केन का, हमने कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। अब कार्बन की वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी, भाई बॉन्ड नंबर काउंट कर लो। भाई इसने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, बाकी कितने बॉन्ड बनाएगा, सर 2 बनाएगा, तो 2 बॉन्ड की जगह पर आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, और वो भी 2 हाइड्रोजन। और इसके केस में भी आप जो है वो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये आपके पास इथीन का जो है वो कंडेंस्ड फार्मूला आ गया। अब अगर हम प्रोपीन का बनाने जा रहे हैं तो प्रोपीन हमें पता है कि प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम्स, तो हमने 3 कार्बन एटम्स लिए और इन 2 कार्बन एटम्स या फिर इन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान हमें कहीं एक जगह पर हमने डबल बॉन्ड जरूर लगाना है। डबल बॉन्ड जरूर लगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास में वर्ड के लास्ट में आ रहा है इन, सुफिक्स आ रहा है, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो हमने यहाँ पर या फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए। बाकी इसको सिंगल बॉन्ड के साथ तो कनेक्ट करना ही है, पता तो चले ना कि कार्बन कार्बन के साथ कनेक्टेड है, अकेला नहीं है, सेपरेटेड नहीं है, ठीक है। चले अब हाइड्रोजन के साथ उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करो। भाई इसने ऑलरेडी 1 बॉन्ड बना रखा है, बाकी कितने बनाएगा, सर 3 बनाएगा, उनके साथ हाइड्रोजन लगा दो, 3 आ गए। इसकी बात करेंगे, इसने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 इस कार्बन के साथ, 1 इस कार्बन के साथ, तो बाकी कितने बनाएगा, 1, तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया हमने। इसकी बात करेंगे तो इसने ऑलरेडी 2 बना रखे हैं, बाकी जो है वो 2 हम हाइड्रोजन लगा देंगे। अब ये आपके पास में जो है वो कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया प्रोपीन का। तो इसी तरीके से ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन तक जैसे भी है वो आपको ऐसे बनाने कंडेंस्ड फॉर्मूला। होप सो कि यहाँ तक बात क्लियर रही होगी। उसके बाद अगर हम कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाना चाहें अल्काइन का, तो अल्काइन सीरीज में भी सेम कंडीशन अप्लाई करनी है हमने। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमने हाइड्रोजन्स को सेटिस्फाई करना है एक साथ लिखकर, अलग अलग बॉन्ड रिप्रेजेंट करके कार्बन हाइड्रोजन का वहाँ ऐसे नहीं लिखना, हमने वही करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आपको एग्जांपल करवाऊं कि भाई हमने प्रोपाइन का कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है, प्रोपाइन का, तो कैसे लिखेंगे भाई, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, तो हमने 3 कार्बन एटम्स लगा दिए। और उसके बाद हमने क्या करना है भाई, लास्ट में रूट वर्ड के लास्ट में सफिक्स आ रहा है आइन। आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान
इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान या फिर इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दें 1 टाइम, और उसके बाद इस कार्बन के साथ आप सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अब हाइड्रोजन की वैलेंस, हाइड्रोजन के साथ आपने वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। भाई इस कार्बन ने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रखा है, आप बाकी कितने बनाएगा, 3। और व्हाट अबाउट दिस कार्बन, भाई इसने 3 इधर बना रखे हैं, एक बॉन्ड इधर बना रखा है, तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं इसने। इसको हाइड्रोजन देने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 सेटिस्फाई है। इसकी बात करेंगे हम इस कार्बन की, तो इसने ऑलरेडी 3 बना रखे हैं, बाकी सिर्फ एक बना सकता है, तो हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये हमारे पास में प्रोपाइन का कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया आपके पास। तो ये ऐसे होता है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर एम्पेरिकल फार्मूला, अब हमने सीखा कंडेंस्ड फार्मूला। होप सो यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। अच्छा, एक और बात मैं आपको समझा दूं, लास्ट जो है वो, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड होगा। मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि मैं 3-4 चीज़ें मर्ज करके इसमें पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं पर्टिकुलर कोई भी हेडिंग नहीं लगा रहा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है वो हेडिंग लगाई थी कंडेंस फार्मूला की, कि कंडेंस फार्मूला किसे कहते हैं, वो हमने सीखा। अब एक टर्म बार बार आगे चलकर आएगी जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हमारा नोमेनक्लेचर है, तो उसमें टर्म आएगी अल्काइल। देखिए, मैं जो है वो आपका ऑर्गेनिक का जो लेक्चर है, लेक्चर सीरीज़ है, आप ऐसा करें, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मेरी लेक्चर सीरीज़ को सुने। जिस पैटर्न में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट करें। और बीइंग अ टीचर जो है वो मैं कभी स्टूडेंट्स को धोखा नहीं देता, तो आप मुझ पर ट्रस्ट करें और जिस लेक्चर सीरीज़, जिस पैटर्न से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, आप ठीक उस पैटर्न में चलें। होप सो इन द एंड आप जो है वो ऑर्गेनिक पर ग्रिप हो जाएगी आपको। चलें, अल्काइल जो है वो, अल्काइल किसे कहते हैं सर? अल्काइल का मतलब होता है आपके पास एक अल्केन है, कोई भी अल्केन होता है, हमें जैसे हमने पढ़ा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो जो अल्केन होता है, जब भी आप किसी भी अल्केन से आप जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग स्पीशी होगी उसको आप कहेंगे अल्काइल। सर, अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो रिमेनिंग स्पीशी क्या कहलाती है? अल्काइल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास ये एक अल्केन है और इसका नाम हमारे पास है मीथेन। ये एक ऐसा अल्केन है जिसका नाम है मीथेन। क्यों भाई? एक ऐसा अल्केन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है, और 1 के लिए जो जब भी हमारे पास कंपाउंड में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो 1 होता है, तो हम उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं मिथ, और हमने उसका पूरा नाम दे दिया मीथेन। चले, अब हम क्या करते हैं, इस मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो बाकी कितने हमारे पास हाइड्रोजन बचे? तो ये जो स्पीशी होगी, अल्केन था मीथेन, उससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया हमने, जो रिमेनिंग स्पीशी हमारे पास में निकल करके आई वो है अल्काइल। अब इस अल्काइल का पर्टिकुलर नेम क्या होगा? भाई हमें पता है कि अल्क की जगह पर हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला प्रीफिक्स लगाना है, तो इस अल्काइल के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? 1, और 1 के लिए जो प्रीफिक्स आता है वो क्या आता है? मिथ, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो ये एक अल्काइल है। उसके बाद हम दूसरा अल्केन ले रहे हैं इथेन। ये हमारे पास में इथेन है, और इस इथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, बाकी कितने हाइड्रोजन बचे? 2। तो ये हमारे पास में अल्काइल हो गया, क्योंकि हमने अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया। इसका नाम क्या होगा? इस अल्काइल का पर्टिकुलर नेम क्या होगा? तो वो डिपेंड करता है कार्बन एटम्स कितने हैं। भाई 2 कार्बन एटम्स हैं,
तो 2 कार्बन एटम्स के लिए हमारे पास जो प्रीफिक्स आता है वो आता है इथ, और आगे लगा देंगे आइल, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, इथाइल। तो अब तक हमने ये जाना कि भाई अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो रिमेनिंग स्पीशी क्या कहलाती है हमारे पास में, अल्काइल। ठीक इसी तरीके से हमने मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो बाकी हमारे पास जो बन गई स्पीशी वो बन गई मिथाइल। सेम हमने इथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये बन गया हमारे पास में इथाइल। तो याद रहेगा कि भाई ये हमारे पास में अल्काइल क्या होता है, अल्केन से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाए तो रिमेनिंग स्पीशी क्या कहलाती है हमारे पास में, अल्काइल कहलाती है। चलें, अब तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी, कंडेंस्ड फार्मूला और अल्काइल, 2 टर्म हमने डिफाइन कर लिए, 2 टर्म्स की हमने एक्सप्लेनेशन कर ली। उसके बाद हम आएंगे नॉमेनक्लेचर पर। नॉमेनक्लेचर, अब इस नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो क्यों ज़रूरत पड़ी नॉमेनक्लेचर की, या नॉमेनक्लेचर होता क्या है। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जीनत अगर ब्यूटी की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नॉमेनक्लेचर और रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी है। अगर ये दोनों चीज़ें निकाल दें तो बाकी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हलवा है। चलें, नॉमेनक्लेचर क्या होता है भाई, किसी भी कंपाउंड को, कोई कंपाउंड डिस्कवर हुआ है या कोई कंपाउंड आपके सामने आ गया है तो आपने उसको नाम देना है और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नॉमेनक्लेचर। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जो है वो हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो दादी नानी जो है वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं और फिर मिलकर जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशन से बच्चे पर एक नाम रखा जाता है। ठीक उसी तरीके से जो है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ करते हैं। भाई हमने क्या करना है, कंपाउंड देखना है, कंपाउंड देखकर कुछ रेस्ट्रिक्टेड रूल्स को फॉलो करके हमने जो है वो उसका नाम रखना है और इस प्रोसेस को हम कहेंगे नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर जो है वो हमारे पास 2 तरह की होती है। ठीक रियल लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा होता है कि बंदे का एक तो एक्चुअल नाम होता है जो NIC के अंदर होता है, और दूसरा नाम हमारे पास होता है जो दोस्त रखते हैं जिसको निकनेम कहते हैं, और कुछ तो ऐसे नाम होते हैं दोस्तों के रखे हुए जो बताए नहीं जा सकते। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी वही करते हैं। एक नॉमेनक्लेचर में हम एक काम करते हैं कि भाई उसको नाम देते हैं 2 सिस्टम के तहत। पूरा एक सिस्टमेटिक रूल्स का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा और उस सिस्टम के तहत उसको नाम आएगा। ऐसे नहीं नाम दे देना बस जो मर्जी में आए। ठीक है भाई, हमने 2 सिस्टम के साथ मतलब तहत नेम देना है। पहला सिस्टम जो होता है वो कॉमन सिस्टम होता है, कॉमन सिस्टम। एक होता है कॉमन सिस्टम, या फिर इसका दूसरा नाम होता है ट्राइवियल नेम्स। ट्राइवियल नेम्स, भाई कंपाउंड के पास 2 तरह के नाम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम, और दूसरा होता है आयुपेक नेम, IUPAC, आयुपेक नेम। ये बेसिकली क्या है, ये फुल जो शॉर्ट फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक पूरी आपके पास सिस्टम होता है रूल्स का, या आयुपेक आपको पूरा सिस्टम आपको रूल्स देगा कि भाई इस सिस्टम के तहत आप किसी भी कंपाउंड को ऐसे नाम दे सकते हैं, और वो हम रूल सिस्टम पढ़ेंगे। तो अब तक हमने जाना कि भाई नॉमेनक्लेचर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के प्रोसेस को कहा जाता है नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो 2 तरीके से होता है। एक तो हम उसको कॉमन नेम देते हैं या फिर ट्राइवियल नेम देते हैं, और वो देते हैं कॉमन सिस्टम के तहत। उसके कुछ बेसिस हैं, मैं बता रहा हूँ।
फिर हमने उसको नेम देना है आयुपेक नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूल्स के सिस्टम के तहत हमने उसे नेम देना है। ठीक है, तो नामकरण के दो सिस्टम है, एक कॉमन सिस्टम और दूसरा आयुपेक सिस्टम। अब इस कॉमन सिस्टम की एक खास बात यह है कि किसी भी कंपाउंड को अगर आप नेम देने जा रहे हैं और वो कॉमन नेम देने जा रहे हैं या ट्राइवियल नेम देने जा रहे हैं, तो वो आप देंगे किसके बेसिस पे? सोर्स के बेस पे। देखेंगे वो कंपाउंड जो है वो उसकी कंपाउंड की सोर्स क्या है। ठीक है, उसके बाद आप किस बेसिस पर कॉमन नेम देंगे? वो आप देंगे डिस्कवरर के बेस पे, डिस्कवरर के नाम से। भाई उसको डिस्कवर किसने किया? जैसे हम एलिमेंट्स के नेम देते हैं, भाई हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट था मेंडलीवियम, तो हमने उसको मेंडलीव के नाम से रेफर करके नाम दे दिया। तो ठीक इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी ने डिस्कवर किया तो उस डिस्कवरर के नाम के साथ हमने उसका नेम जो है वो लगा दिया। या फिर हम करते हैं प्लेस, यानी कि वो कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, कौन सी जगह पर ज़्यादा पाया जाता है, उसके बेस पर हम नाम देंगे। मैं एग्जांपल्स को भी डिस्कस करूँगा। तो कॉमन सिस्टम में जो हम नाम देते हैं वो देते हैं सोर्स के बेस पे, भी कंपाउंड मिलता कहाँ से है। डिस्कवरर के नाम से भी कभी कभार कंपाउंड को नाम दे देते हैं, ये कॉमन सिस्टम में चलता है और ऐसा होता भी है। प्लेस के बेस पर भी आप नाम दे सकते हैं, भाई किस प्लेस पर ये कंपाउंड ज़्यादा पाया जाता है, तो उस प्लेस के बेस पर भी आप उसको कॉमन नेम दे सकते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं तो ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसे आप कहते हैं फार्मिक एसिड। इसको हमने कॉमन नेम दिया फार्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड इसको नाम क्यों दिया? क्योंकि इसका नाम जो निकला है वो निकला है फार्मा से, और फार्मा का मतलब होता है एंट, यानी एंट की, जब हमें एंट कोई बाइट करती है तो स्वेलिंग हो जाती है, वो फार्मिक एसिड, क्योंकि उनके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब हम एंट्स को लेकर उनकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके उनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें मिलता है फॉर्मिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि फार्मिक एसिड की सोर्स जो है वो है फार्मा यानी एंट। तो हमने उसके जो है वो सोर्स के बेस पे हमने उसका नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम आ गया और ये एक्सेप्टेबल है। तो पता चला कैसे कि सोर्स के बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉमन सिस्टम में कैसे नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कवरर के नाम से, में एक बड़ा फेमस एग्जांपल है। तो ये हमारे पास में एक कंपाउंड है जो आपको नज़र आ रहा होगा, और इसका जो नेम हमने रखा है, इसको हम जो कॉमन नेम देते हैं वो नेम देते हैं बारबीट्यूरिक एसिड। बारबीट्यूरिक एसिड, बारबीट्यूरिक एसिड, बारबीट्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका हमने नाम रखा बारबीट्यूरिक एसिड। अब इसका नाम कॉमन नेम बारबीट्यूरिक एसिड क्यों रखा? क्योंकि हमने जो है वो ये जाना कि इसको जो डिस्कवर किया था वो एक साइंटिस्ट था, एक बंदा था जिसका नाम था बारबरा। अब बारबरा ने डिस्कवर किया तो इसके नाम से रिलेट करके हमने इस कंपाउंड को नेम दे दिया बारबीट्यूरिक एसिड।
तो अब तक हमें पता चल गया कि कॉमन सिस्टम में सोर्स के बेस पे कैसे नाम देते हैं, डिस्कवरर के बेस पे नाम देते हैं, और हम क्या करते हैं कभी कभार प्लेस के नेम से रिलेट करके भी हम उस कंपाउंड को कॉमन नेम दे देते हैं। जैसे कि हमारे पास में पहला अल्केन का मेंबर मीथेन CH4, इसका नेम रख दिया हमने मार्श गैस, इसका कॉमन नेम हमने रख दिया मार्श गैस। क्यों रखा भाई? ये मार्शी प्लेसेस पर मिलता है, ऐसी प्लेसेस हों जहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा और छोटी छोटी ग्रास हो, जहाँ पर पेड़, बड़े बड़े पेड़ ना हो, छोटी छोटी ग्रास हो, हर्ब्स हो, ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारा स्टैग्नेंट वाटर हो। तो ऐसी प्लेसेस पर अर्थ के अंडर जो है ये गैस मिलती है हमें, तो इसका हमने रख दिया नाम प्लेस के बेस पे कि ये मार्शी प्लेसेस पर मिलती है, तो हमने इसका नाम रख दिया मार्श गैस। तो कॉमन सिस्टम में हम क्या करते हैं भाई? कॉमन सिस्टम में हम जो कॉमन नेम देते हैं वो बेस करता है सोर्स के बेस पे, डिस्कवरर के बेस पे, प्लेस के बेस पे। तो ये तीन चीजें होती हैं जिनके बेसिस पर नाम देता है। एक और काम भी करते हैं जब हम कॉमन सिस्टम को अप्लाई करते हैं, एक और अप्रोच भी होती है कॉमन नेम देने की, और वो ये होती है कि इस कॉमन सिस्टम के अंदर कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं, कॉमन प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं किसी भी कंपाउंड को कॉमन नेम देने के लिए। और वो कॉमन प्रीफिक्स होता है हमारे पास, सबसे पहला जो कॉमन प्रीफिक्स होता है वो होता है हमारे पास में नॉर्मल। अब ये क्या चीज़ें हैं ये डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद कभी कभार हम प्रीफिक्स किसी कंपाउंड के आगे लगा देते हैं आइसो, और कभी कभार हम जो है वो लगा देते हैं नियो। तो कॉमन सिस्टम में हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो नाम देते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स देते हैं, डिस्कवरर देते हैं, या फिर प्लेस के बेस पर देते हैं। और इस कॉमन सिस्टम के अंदर हम कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, और वो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं हमारे पास में? वो होता है नॉर्मल, आइसो, नियो। ये तीन तरह के प्रीफिक्सेस जो है वो हम यूज करते हैं। अब देखते हैं हम कि ये कॉमन सिस्टम के अंदर ये नॉर्मल, आइसो या नियो क्या होता है किसी कंपाउंड को, ये क्या अप्रोच है, ये कैसी अप्रोच है किसी कंपाउंड को नेम देने की। जैसे हमने इनको जाना वैसे हम इन कॉमन प्रीफिक्सेस को देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रीफिक्स हम कॉमन सिस्टम के अंदर किसी कंपाउंड को नेम देने के लिए यूज करते हैं वो होता है नॉर्मल। और नॉर्मल पूरा नहीं लिखते हम प्रीफिक्स, सिर्फ एन लगा देते हैं। एन का मतलब हम समझ जाते हैं कि प्रीफिक्स क्या है, नॉर्मल। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है पेंटेन, और उसके आगे एन लगा हुआ है, यानी एन पेंटेन है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास जो है वो पेंटेन की स्ट्रेट चेन है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट कंटिन्यूअस चेन। विदाउट ब्रांच। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की स्ट्रेट चेन हो, सीधी सीधी स्ट्रेट, या फिर कह लें, या फिर कंटिन्यूअस कार्बन चेन कह लें, कि उस पर कोई ब्रांच ना हो, तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं नॉर्मल कंपाउंड। क्या मतलब है इसका, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास में ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन तो भाई ऐसे भी बन सकता है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो हमने बना दिए 4 कार्बन, ये लगा दिया हमने 4 कार्बन। हाँ, ब्यूटेन एक अलग तरीके से भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास में ये भी एक अप्रोच है ब्यूटेन बनाने की। तो ये हमारे पास में ब्यूटेन है, क्योंकि 4 कार्बन है और चारों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास में 4 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है ब्यूट, और एन आखिर में लगाते हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि 4 के 4 कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। एक तो ये हो गया।
हाँ, ब्यूटेन आप ऐसे भी बना सकते हैं भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी हमारे पास में ब्यूटेन है। अब भाई इस कार्बन एटम की बात करें तो इसने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 एंड 3, तो हमने इसका एक और हाइड्रोजन लगा दिया तो ये हमारे पास में कंडेंस फार्मूला हो गया। ये भी ब्यूटेन है, 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 4 के लिए प्रीफिक्स यूज होता है ब्यूट, और आखिर में लगा देंगे एन, क्योंकि सबके साथ सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी ब्यूटेन है। लेकिन इस ब्यूटेन में और इस ब्यूटेन में क्या फर्क है सर, ये एक कंटीन्यूअस कार्बन की चेन है जिसमें 4 कार्बन कंटीन्यूअस हैं। इसमें 4 कार्बन की कंटीन्यूअस चेन नहीं है सर, सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच है, सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है। हमने पढ़ा था ना अल्काइल ग्रुप, भाई CH4 से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CH3 मिथाइल बन जाता है, तो ये सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसमें और इसमें अगर मैं ब्यूटेन लिखना चाहूं कहीं पर तो मैं ये कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा कि ये वाला ब्यूटेन है या फिर ये वाला ब्यूटेन है, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, जो स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड होते हैं उनके आगे हम लगाते थे एन ब्यूटेन, यानी नॉर्मल ब्यूटेन। तो आपको पता चल गया कि नॉर्मल प्रीफिक्स क्या होता है भाई, ऐसे कंपाउंड के नेम के आगे जो है वो ये प्रीफिक्स लगता है जिस कंपाउंड में कंटीन्यूअस कार्बन की चेन हो, ब्रांच नजर नहीं आया आपको, उसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, या फिर नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं भाई, अगर हम पेंटेन की बात करते हैं तो पेंटेन बहुत सारे तरीके हैं पेंटेन बनाने के लिए। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन एटम्स, तो ये आ गए आपके पास 5 कार्बन एटम्स, ठीक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन कितने लगेंगे, इसके साथ 3 लगेंगे क्योंकि इसने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना, इसने 2 बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, इसने ऑलरेडी 2 बना रखे हैं, इसको भी 2 हाइड्रोजन देंगे, इसको भी 2 देंगे और इसको कितने देंगे, 3। तो ये हमारे पास में बन गया पेंटेन। सर पेंटेन तो एक और अलग तरीके से भी बन सकता है, एक और तरीका भी है पेंटेन बनाने का। देखें हम क्या करते हैं, 4 कार्बन हमने कंटीन्यूअस रख दिए, 1 कार्बन हमने यहां रख दिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लो भाई, इस पे 3 लगेंगे, इस पर कितना 1 लगेगा क्योंकि इसने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने 2 बना रखे हैं, इसने 1 बना रखा, ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन, ये भी पेंटेन। पेंटेन एक और तरीके से भी बन सकता है, कैसे देखें, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी पेंटेन है हमारे पास। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लें आप, जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं जो किनारे पर लगे होते हैं उनके साथ जो है वो हम हाइड्रोजन लगाते हैं। अब इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना रखे, तो ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन, ये भी पेंटेन, ये भी पेंटेन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी 5 कार्बन है और पांचों के पांचों कार्बन के अंदर जो है सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी अल्केन सीरीज का मेंबर हो गया, और 5 कार्बन पर कंसिस्ट करता हुआ अल्केन सीरीज का मेंबर क्या कहलाता है, पेंटेन। ये भी पेंटेन है, इसमें भी 5 कार्बन एटम्स हैं, ये भी पेंटेन है, इसमें भी 5 कार्बन एटम्स हैं। तो भाई इन तीनों पेंटेन के अंदर फर्क क्या है, ये एक ऐसा पेंटेन है जिसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं है, सीधी और कंटीन्यूअस कार्बन की चेन है। तो जब भी कंटीन्यूअस कार्बन की चेन होती है तो हम प्रीफिक्स, ये पेंटेन तो है, ये पेंटेन है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये पेंटेन जो है वो हम अगर डिस्टिंग्विश करना चाहें भाई ये वाला पेंटेन है, ये वाला पेंटेन है या ये वाला पेंटेन है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, हम इसके आगे लगा देंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं जो रूट वर्ड के आगे वर्ड लगता है वो। तो ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल पेंटेन, हम समझ गए अच्छा एक ऐसा पेंटेन जिसमें का 5 कार्बन की कंटीन्यूअस चेन हो, वो वाला पेंटेन, ठीक है। तो नॉर्मल प्रीफिक्स क्या होता है सर, एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें स्ट्रेट चेन होती है, कोई ब्रांच नहीं होती, स्ट्रेट कह ले, कंटीन्यूअस कार्बन की चेन कह ले, तो ऐसे कंपाउंड के आगे लगता है नॉर्मल। चले होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट प्रीफिक्स पढ़ते हैं और वो प्रीफिक्स है हमारे पास में आइसो।
कुछ कॉमन सिस्टम के अंदर हम एक और अप्रोच यूज करते हैं, एक और प्रीफिक्स यूज करते हैं जिसको कहते हैं आइसो कंपाउंड या फिर आइसो प्रीफिक्स। तो आइसो कंपाउंड या फिर आइसो प्रीफिक्स कब लगता है? जब आपके पास कंटिन्यूस कार्बन चेन सर जब आपके पास कंटिन्यूस कार्बन की चेन हो, ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें कंटिन्यूस कार्बन की चेन हो, लेकिन सेकंड लास्ट जो कार्बन है, जो आखिरी वाला कार्बन है कंपाउंड का, उससे पहले वाला कार्बन जो है उस पर एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आ गई, मिथाइल ग्रुप का मतलब CH3 ग्रुप अगर प्रेजेंट है सेकेंड लास्ट कार्बन पर, तो ऐसे कंपाउंड के आगे प्रीफिक्स लगाएंगे आइसो। क्या मतलब देखें, अब मेरे पास एक एग्जांपल है या फिर मेरे पास एक कंपाउंड है, और एक और तरह का कंपाउंड है, ये। अब अगर मैं इसको नेम देना चाहूं तो सर इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 4 कार्बन एटम है। तो 4 कार्बन एटम के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है? ब्यूट। और आखिर में क्या लगेगा भाई? 4 के 4 कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स लगेगा एन। तो ये हो गया ब्यूटेन इसका नाम। और इसका नाम कैसे देंगे भाई? इस कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम्स कितने? 4, और 4 कार्बन एटम के लिए जो प्रीफिक्स लगता है वो क्या लगता है? ब्यूट। और आगे हमने एन लगा दिया क्योंकि सबके साथ सिंगल बॉन्ड है। तो ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन। लेकिन ये एक ऐसा ब्यूटेन है जिसमें कंटिन्यूस कार्बन की चेन है। तो जब कंटिन्यूस कार्बन की चेन होती है तो हमें पता है कि कौन सा प्रीफिक्स लगता है? एन ब्यूटेन, यानी नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन इसमें ये है ब्यूटेन ही, इसमें 4 कार्बन हैं, लेकिन इसमें एक कंटिन्यूस कार्बन की चेन है, और उस चेन में जो ये भी लास्ट वाला कार्बन, ये भी लास्ट वाला कार्बन, यहां से शुरू करेंगे तो ये लास्ट वाला कार्बन, यहां से शुरू करेंगे तो ये लास्ट वाला कार्बन। तो इसकी बात करें तो इस हिसाब से ये कार्बन जो है वो सेकंड लास्ट कार्बन है हमारे पास। सेंट्रल कार्बन जो है सेकंड लास्ट कार्बन है, और इस सेकंड लास्ट कार्बन पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो जब भी सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आता है, तो ऐसे कंपाउंड के आगे एक प्रीफिक्स लगता है जिस प्रीफिक्स को हम कहते हैं आइसो। तो ये आपके पास में बन गया आइसो ब्यूटेन। अब अगर हम आइसो पेंटेन की बात करें, आइसो पेंटेन, अब हमें पता है कि पेंट का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन एटम्स। तो हमने लगा दिए 5 कार्बन। अच्छा, हमने 5 कार्बन एटम वाला अल्केन बनाना है, लेकिन हमने ऐसा अल्केन बनाना है या ऐसा पेंटेन बनाना है जिसमें कंटिन्यूस कार्बन चेन हो, लेकिन एक मिथाइल ग्रुप हो सेकंड लास्ट कार्बन पे। तो हमने क्या कर दिया? 4 कार्बन एटम्स जो है वो हमने स्ट्रेट चेन बना ली उसकी, या कंटिन्यूस चेन बना ली, और जो 5th कार्बन है हमने उसको रख दिया सेकंड लास्ट कार्बन पर। इस पर रख दो या फिर इस पर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे, CH3 CH2, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर 3 लगेंगे और यहाँ पर भी 3। तो ये आइसोपेंटेन हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है भाई? स्ट्रेट चेन है या कंटिन्यूस चेन है, और उसके अलावा सेकंड लास्ट कार्बन पर हमारे पास जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ऐसा कंपाउंड हमारे पास कहलाता है आइसो कंपाउंड। ठीक है, तो उसके बाद चले नेक्स्ट जो प्रीफिक्स हमारे पास है उसको डिस्कस करेंगे हम। के लास्ट प्रीफिक्स जो है वो है हमारे पास नियो।
अब तक हमने पढ़ा नॉर्मल प्रीफिक्स कब यूज होता है सर? नॉर्मल प्रीफिक्स तब यूज होता है जब हमारे पास में कंटिन्यूस कार्बन की चेन हो, कोई ब्रांच ना हो, कुछ भी ना हो, कंटिन्यूस सीधी सीधी चलती रहने वाली चेन हो, तब हम जो है वो प्रीफिक्स उस कंपाउंड के आगे लगाते हैं नॉर्मल। और हमने कहा कि कंटिन्यूस कार्बन की चेन हो और उस सेकेंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आ जाए, तब हम जो है वो प्रीफिक्स यूज करते हैं आइसो। उसके बाद जो हम लास्ट प्रीफिक्स यूज करते हैं वो होता है नियो, NEO, नियो। अब ये नियो प्रीफिक्स क्या होता है या नियो कब लगता है किसी भी पेरेंट कंपाउंड के नेम के आगे? तो नियो तब लगता है जब व्हेन जो पूरे कार्बन की जो पूरी कंटिन्यूस चेन है उसमें जो सेकंड लास्ट कार्बन है, जो सेकंड लास्ट कार्बन है, आखिरी कार्बन से आने वाला जो पहला कार्बन है, उस पर मिथाइल ग्रुप होने चाहिए, ठीक जैसे आइसो के अंदर थे। लेकिन मिथाइल ग्रुप कितने होने चाहिए? 2। तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है नियो कंपाउंड, या फिर ऐसे कंपाउंड के पेरेंट नेम के आगे लगता है प्रीफिक्स नियो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हमारे पास में एक कंपाउंड है, ये भी हमारे पास में एक कंपाउंड है, और एक और एग्जांपल मैं इसी कंपाउंड की लेता हूं कि अब अगर मैं इसके नेम की बात करता हूं तो इस कार्बन में, इस पूरे कंपाउंड के अंदर 5 कार्बन हैं, तो हम करेंगे पेंट, इसका नेम रखेंगे पेंट। और 5 के 5 कार्बन एटम्स के दरमियान हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो हम लगा देते हैं N, तो ये हो गया पेंटेन। इसकी बात करेंगे हम, इस कंपाउंड की बात करेंगे तो इसमें कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, तो पेंट लगा दिया। और 5 के 5 कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो हमने N लगा दिया, तो ये भी हो गया पेंटेन आपके पास। इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 एंड 5, तो इसके भी नेम में आएगा पेंट और N लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अल्केन है, क्योंकि सब के सब कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड है। सर ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, लेकिन ये एक ऐसा पेंटेन है जिसमें 5 कार्बन की कंटिन्यूस चेन है, तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा पेंटेन है? नॉर्मल पेंटेन। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा पेंटेन है? सर इसमें 4 कार्बन की कंटिन्यूस चेन है और एक मिथाइल ग्रुप है सेकेंड लास्ट कार्बन पे, है पेंटेन, तो हम इसको कहेंगे ये आइसो कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? ये कैसा पेंटेन है? आइसो पेंटेन है। और इसमें देखें आप, ये है पेंटेन, लेकिन जो सेकंड लास्ट कार्बन है, अगर आप ये वाली चेन लेते हैं या फिर ये वाली चेन लेते हैं, तब भी ये आपके पास जो है वो सेंट्रल कार्बन जो है वो आपके पास जो है सेकंड लास्ट कार्बन है, और इस सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो जब भी सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप आते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स के आगे लगता है नियो, तो ये आपके पास में नियो आ गया, नियो पेंटेन। तो होप सो कि आपको बात समझ आ गई होगी कि भाई हमारे पास में नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण के 2 सिस्टम होते हैं, कॉमन और आयुपेक। कॉमन सिस्टम में हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, डिस्कवरर या प्लेस के नाम पर देते हैं, नाम रेफरेंस से हम नाम देते हैं और उन नेम को कहा जाता है ट्राइवियल नेम। या फिर हम क्या करते हैं भाई, कुछ प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं
जैसे कि हमने कौन से प्रीफिक्सेस यूज किए, नॉर्मल, आइसो एंड नियो प्रीफिक्स। तो 3 तरह के प्रीफिक्स कॉमन सिस्टम के अंदर यूज होते हैं, लेकिन इससे मसला हल नहीं होता, कॉमन सिस्टम ज्यादा नहीं चल पाया। फॉर एग्जाम्पल हमने ये तो जान लिया कि अगर स्ट्रेट चेन हो तो नॉर्मल, अगर कोई एक मिथाइल ग्रुप आ जाए सेकेंड लास्ट कार्बन पर तो हम आइसोपेंटेन लगा देते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि भाई 2 मिथाइल ग्रुप हैं सेकेंड लास्ट कार्बन पे तो नियो लगा देते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर अगर मैं कहूं कि भाई इसको नेम दें, कॉमन सिस्टम में ही नेम दें, तो इस कंपाउंड को आप कॉमन सिस्टम में नेम नहीं दे पाएंगे। क्यों भाई, ये नॉर्मल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रेट चेन नहीं है, कंटिन्यूस चेन नहीं है, क्योंकि इसके पास ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं ये वाली। और दूसरा, इसको आप आइसो भी नहीं कह सकते। आइसो में क्या है भाई, सेकंड लास्ट कार्बन पर ब्रांच आनी चाहिए और वो भी मिथाइल। तो ना तो ये सेकंड लास्ट पर मिथाइल है और ना ही एक मिथाइल है। कितने मिथाइल हैं, 2, तो इसको आइसो भी नहीं कह सकते आप। हाँ, नियो की अगर बात करें तो नियो में 2 मिथाइल तो होते हैं, लेकिन सेकंड लास्ट कार्बन पर, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप दोनों यहां पर होने चाहिए थे या फिर यहां पर होने चाहिए थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नियो भी नहीं हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अप्रोचेस जो हैं वो फेल हो गई। भाई सोर्सेज पे कितना नेम दोगे भाई, फॉर एग्जांपल सोर्स के नेम पे आपने नेम दे दिया, फॉर्मिक एसिड कहाँ से निकला, फॉर्मा, फॉर्मा का मतलब होता है एंट। अब एंट को पाकिस्तान में कुछ और कह रहे हैं, एंट को जो है वो इंडिया में कुछ और नाम से पुकारा जा रहा है, फ्रेंच में किसी और नाम से पुकारा जा रहा है, चाइनीज में किसी और नाम से पुकारा जा रहा है। तो एक ही चीज के डिफरेंट नेम हो गए। अब वहां पर आप कैसे इस चीज को जो है वो नेम कॉल करोगे, तो ये अप्रोच फेल हो गई। फिर जो है वो एक टाइम आया 1889 के अंदर जो है एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई केमिस्ट की, जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ने लगे। भाई उनको नेम देना मसला हो गया था, एक चैलेंज हो गया था साइंटिस्ट सोसाइटी के लिए। तो उन्होंने एक जेनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर एक मीटिंग बुलाई, एक केमिस्ट की कॉन्फ्रेंस बुलाई कि भाई इस मसले को जो है वो ये मसला दरपेश आ रहा है, इसका हल कैसे निकाला जाए। फिर उन्होंने क्या किया कि राउंड अबाउट 19th सेंचुरी के अंदर उन्होंने कुछ रूल्स दिए। उन रूल्स को हमने कहा लीग रूल्स। ये कुछ रूल्स दिए, उन्होंने कहा कि इन रूल्स के तहत हम कंपाउंड को नाम देंगे और ये रूल्स जो है पूरी दुनिया के अंदर चलेंगे। और आखिर में 1947 के अंदर ये लीग रूल दोबारा जो है वो वेरीफाई हुए, मॉडिफाई हुए और इन रूल्स को नाम दे दिया गया एक पूरे सिस्टम का, जिसको कहते हैं आयुपेक सिस्टम। ठीक है, अच्छा, इसकी ये जो आयुपेक सिस्टम है इसमें मॉडिफिकेशन अब नहीं हो सकती, मतलब जो मॉडिफिकेशन होनी थी वो हो चुकी। क्यों? क्योंकि अब अगर आयुपेक सिस्टम के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन आती है तो इसका मतलब कि दुनिया की हज़ारों लाइब्रेरीज़ हैं, उन लाइब्रेरीज़ के अंदर जो पड़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक हैं और उनमें जो कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हैं वो आयुपेक सिस्टम के रूल्स के मुताबिक लिखे हुए। अगर उन रूल्स में मॉडिफिकेशन आती है तो इसका मतलब कि उन लाइब्रेरीज में पड़े हुए जो बुक्स हैं और उनके अंदर जो कंपाउंड के नेम्स हैं वो भी मॉडिफाई होंगे। तो कितना बड़ा जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो इस वजह से इसमें बार बार मॉडिफिकेशन नहीं ला सकते थे। तो लास्ट मॉडिफिकेशन जो है 1947 में आई, जिसको हम कहते हैं आयुपेक, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक पूरा सिस्टम होता है, इसमें हम हर कंपाउंड की कैटेगरी के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके हम जो है वो नेमिंग देते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम
आयुपेक सिस्टम पढ़ेंगे, यानी पूरे रूल्स का सिस्टम पढ़ेंगे कि भाई आयुपेक सिस्टम में अगर बात करें तो अल्केन को कैसे नेम देंगे, उनके रूल्स पढ़ेंगे, फिर अल्कीन के रूल्स पढ़ेंगे, फिर अल्काइन के रूल्स पढ़ेंगे, उनकी नॉमेनक्लेचर को देखेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।